साथियों नमस्ते, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। प्रिय मित्रों, आज मैं आप लोगों से मिला रहा हूं एक प्रतिभाशालिनी, एक होनहार, एक अभ्यर्थी हिना कोसर। हिना कोसर राजस्थान के अजमेर के रहने वाली है। अजमेर के पास में एक नसीराबाद कस्बा है, उससे ये संबंधित है। प्रिय मित्रों, हिना कोसर की जो कहानी है, जो सफलता की यात्रा जो है, उसमें क्योंकि हर व्यक्ति जब जीवन में आगे बढ़ रहा होता है निश्चित रूप से उसके जीवन में बहुत सारे विघ्न आते हैं, बहुत सारी बाधाएं आती हैं। ये सहज स्वाभाविक एक प्रक्रिया है जो हर एक अभ्यर्थी के जीवन में आती है। लेकिन हिना कोसर ने इन तमाम बाधाओं को चीरते हुए अभी तक 5 सरकारी नौकरियों में चयन इसका हुआ है। आप लोग इस बालिका को, इस अभ्यर्थी को बहुत शुभकामनाएं दे सकते हैं। मेरे मित्रों, पहली इसकी जो सरकारी नौकरी जो जिसमें सफलता इसने अर्जित की वो एसओ स्टैटिकल ऑफिसर में इसने सफलता अर्जित करी। तदनंतर हिना ने ग्राम विकास अधिकारी और अभी संप्रति ग्राम विकास अधिकारी के पद पर ही ये कार्य कर रही है। मित्रों, उसके बाद में तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा, चूंकि इसके मन में कहीं ना कहीं शिक्षा के प्रति जो प्रेम और जो लगाव, जो जुड़ाव जो था, उसके कारण इसने निश्चय किया कि मुझे यहां रुकना नहीं है, मुझे शिक्षक बनना है। और तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा में इसका चयन हुआ। द्वितीय श्रेणी जो हिंदी लोक सेवा आयोग से जो परीक्षा आयोजित हुई, उसमें दुगुनी लिस्ट में इसका अभी नाम है। मित्रों, अभी जो प्रथम श्रेणी हिंदी की जो परीक्षा हुई, उसमें हिना कोसर का अंतिम चयन हुआ। मैं बहुत बहुत उसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मेरे मन में यूं भाव है कि ये जो है हिना जो है वो अपने जीवन में निश्चित रूप से हिंदी के लिए कुछ बहुत अच्छा काम करेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आप लोगों से रूबरू कराता हूं हिना को, और हम इससे जानेंगे कि किस प्रकार से इसने सब्जेक्ट को तैयार किया। जो प्रथम और द्वितीय जो 2 प्रश्न पत्र हैं, क्या इसकी रणनीति थी, कौन सी पुस्तकें इसने पढ़ी, कौन कौन सी चीजें जब ये तैयारी जब कर रही थी, जब किस प्रकार की चीजें जो है हर व्यक्ति के, अभ्यर्थी के मन में भाव आते हैं, वो तमाम चीजें हम बात करेंगे। पहला प्रश्न मैं हिना से कर रहा हूं कि फर्स्ट एड हर एक व्यक्ति की प्रेरणा होती है जीवन में, और ये प्रश्न वैसे पूछने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है, मैं जानता हूं ये जो उत्तर देगी, लेकिन मैं आप लोगों के सामने हिना के शब्दों में जानना चाहता हूं कि फर्स्ट एड की प्रेरणा जो है हिना तुम्हें कहां से मिली। सबसे पहले सर को मेरा प्रणाम, और साथियों आप सबको मेरा नमस्ते। सबसे पहले तो मैं सर का बहुत बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि जिस तरह से एक पिता अपनी पुत्री के लिए समर्पित होते हैं, उससे बढ़कर सर ने मेरे लिए क्या है। सर के लिए मेरे पास कुछ शब्द नहीं है जो मैं सर के लिए व्यक्त कर पाऊँ। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खूब आशीर्वाद। आज मैं जो भी मुकाम पर पहुंची हूँ वो सिर्फ और सिर्फ सर के आशीर्वाद से ही पहुंची हूँ। सर आसान नहीं था, मानती हूँ मैं, फर्स्ट ग्रेड में चयन होना, लेकिन अगर आपने मन में ठान लिया है, विचार कर लिया है, तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आज आप हासिल नहीं कर सकते। फर्स्ट ग्रेड से पहले मेरा वीडियो में चयन हो गया था, अंतिम रूप से मैं चयनित हो गई थी, लेकिन फिर मैं सर से मिली, मैंने सर को बताया कि सर मेरा वीडियो में हो गया है। फिर सर ने मुझे मोटिवेट किया कि नहीं हिना, तुम बहुत कुछ और बेटर कर सकती हो। सर के मोटिवेशन से फिर सर ने मुझे गाइड किया कि अब आपको फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशंस करनी है। मैंने फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन स्टार्ट करी। सर की सानिध्य में ही मैंने सर का ऑनलाइन कोर्स लिया। उस कोर्स के थ्रू मैंने सर के साथ कनेक्टेड रही। जब भी मुझे मार्गदर्शन की आवश्यकता होती थी, सर मुझे हर टाइम मार्गदर्शन दिया करते थे। चलिए साथियों, हिना से दूसरा प्रश्न मैं करता हूं, और क्योंकि ये चर्चा जो है कुछ ऐसी हो जिसके कारण आप जो साथी जो तैयारी कर रहे हैं, विशेष करके जो मेरी बहनें हैं, जो बेटियां हैं, जो अभ्यर्थियां हैं, जो बालिका अभ्यर्थी, उसके लिए एक जो है ये निश्चित रूप से चैलेंज होते हैं भारतीय समाज में, और हम किस प्रकार से उन परिस्थितियों से लड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। तो मैं इनके बारे में सब बात करूंगा, लेकिन पहले ही जानना चाहूंगा कि हिंदी साहित्य जो है, विशेष करके देखिए हम 3 पार्ट में जानते हैं कि यदि हम हिंदी की बात करें तो हिंदी व्याकरण होता है, और हिंदी व्याकरण के बाद में हिंदी साहित्य, और फिर काव्य शास्त्र, और फिर गद्य और पद्य। इसने किस प्रकार से, पहले हम जो है वो यहां से मैं शुरू करूंगा और कुछ चीजें ताकि आप लोग सीख पाओ। मित्रों, पहले मैं जो है हिना से जानना चाहूंगा कि हिंदी साहित्य जो है उसको तुमने किस प्रकार से तैयार किया। मैं बहुत बार कहता हूं आप लोगों से कि 5000 कवि हैं, इतना सब कुछ पढ़ना, उसको याद करना, तो किस प्रकार से तुम्हारी क्या स्ट्रेटेजी थी, रणनीति जो थी, वो जो है विद्यार्थियों को बताओ हिना। सर हिंदी साहित्य का इतिहास मेरे ख्याल से जितने भी स्टूडेंट हैं उन सबको ये टफ लगता था।
मुझे भी लगता था सर, लेकिन मैं सर के जितने भी वीडियोस थे उन वीडियोस को देखती थी। सर जहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट कहते थे उनको मैं अलग शॉर्ट नोट्स के रूप में लिखती थी, और सर की जो हिंदी साहित्य के इतिहास की जो बुक थी वो मेरे पास थी, वो ही मेरे लिए मील का पत्थर साबित हुई। मैं मतलब कि सर के जो भी एग्जाम्पल्स दिए हुए होते थे मुझे वो के वही एग्जाम्पल एग्जाम पेपर में मिले। ये मेरा सौभाग्य था कि मैं सर के एग्जाम्पल को इतना गौर से सुनती थी और उनसे मैं शॉर्ट नोट्स रेडी करती थी, और वही क्वेश्चन पेपर में मुझे मिले, उससे बाहर कुछ नहीं था। अच्छा, जब तुमने पहले दिन हिंदी साहित्य की शुरुआत की थी, जब हम आदिकाल से पढ़ते हैं, तब तुम्हें किस प्रकार से आदिकाल से जब हम आधुनिक काल, ये एक तरह से पहाड़ की यात्रा है, इसको जब तुम पढ़ती गई तो जो तथ्य सामने आते गए उसकी तुम्हारी रणनीति क्या थी? विद्यार्थी ये जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से तुम वीडियो देखा करती थी, बुक का सारा, पुस्तक का सारा लिया, लेकिन क्या ऐसी क्या चीज थी जिसमें विशेष करके मैंने यहां पर लिखा है कि तथ्यों को कैसे याद किया? क्योंकि पूरे भारतवर्ष से एक प्रश्न मेरे पास बहुत कॉमन आता है, और वो ये आता है कि सर एक एक कवि हैं, उसकी 40 रचनाएं हैं, स्वाभाविक रूप से वो हम कैसे याद करें सन संवत से? क्योंकि प्रश्न तो ये भी आता है कि अमुक कवि की जो रचना है उसका कालानुक्रम जो है, आरोही क्रम क्या है, उसके अनुसार आपको सजाना है। तो ये सब के कैसे किया? बस जैसे तुमने किया वैसे विद्यार्थियों को बताओ। सर मैटर बहुत सारा है, लेकिन मेन है उनको लर्न करना। मैंने बार बार लर्न किया, ऐसा नहीं कि मैंने एक बार पढ़ लिया तो मुझे लर्न हो गया, नहीं। मैंने आज पढ़ा, 5 दिन बाद वापस से मैंने उसी चीज को वापस से रिकॉल किया बिना पढ़े, फिर 15 दिन बाद मैंने उसी चीज को बिना मतलब कि पहले पढ़े हुए उसको वापस रिकॉल किया। जहां मैं अटक जाती थी मुझे लगा है कि अभी तक ये मेरा पूरा अच्छे से तैयार नहीं है, मैं उसको फिर वापस से पढ़ती थी ऐसे। और रिवीजन ही है, मुझे ये लगता है सर हिंदी साहित्य का इतिहास अगर आप पढ़ रहे हो तो उसको एक नहीं कम से कम 100 बार रिवीजन करना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम भूल जाएंगे। बहुत बहुत बढ़िया बात। देखिए रिवीजन ही डिवीजन है। मैं आपको Yes, हमेशा ये कहता हूं, मैं कई बार आपने मुझे सुना होगा, मैं हर वीडियो में ये कहता हूं कि जो जितना अभ्यास करेगा, क्योंकि हम कहते हैं ना कि विद्या अध्ययनेन प्रसीदति, जो सरस्वती है, मां सरस्वती जो है वो अध्ययनेन प्रसीदति, अर्थात अध्ययन के माध्यम से ही प्रसन्न होती है। जितना जो अध्ययन करेगा, प्रसिद्धति अर्थात प्रसन्न होती है, और कोई तरीका नहीं होता। जितना तुम बार बार रिवीजन जब करते हैं हम किसी चीज का, तो वो निश्चित रूप से स्टोरी हो जाती है। एक चीज और बताऊंगा इस हिंदी साहित्य में आपको, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि जैसे हम एक फिल्म हॉल में जाते हैं और वहां पर एक अच्छी सी मूवी देखते हैं हमारे मनोअनुकूल, वैसे ही हिंदी साहित्य का इतिहास जो है मित्रों, एक फिल्म है जो 300 घंटे की फिल्म है, और इस 300 घंटे की फिल्म को बहुत मन से जिसने जी लिया, जिसने पढ़ लिया, वो निश्चित रूप से इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर लेता है। दूसरा प्रश्न मैं हिना से जानना चाहूंगा। देखिए आप लोगों के सामने मैंने लिखा है काव्य शास्त्र, और यहां पर मैं एक बहुत सटीक प्रश्न करना चाहता हूं। काव्य शास्त्र को लेकर के जो है, यूं कहूंगा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक, विशेष करके कोई भी राज्य हो जहां पर ये हिंदी पाठ्यक्रम होता है, और हिंदी के पाठ्यक्रम में काव्य शास्त्र आता है, जहां पर भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र बड़ी उलझी हुई अवधारणाएं हैं, और इससे विद्यार्थी घबराते हैं। तो आपने पुस्तक का सारा लिया, वो तो अच्छी बात है, लेकिन काव्य शास्त्र को किस प्रकार से समझा, और क्या स्ट्रेटेजी जो है काव्य शास्त्र की जो है तुम्हारी रही, उदाहरणों के मामले में, या प्रश्न को जो है कैसे अभ्यास किया, प्रश्नोत्तर का कितना अभ्यास किया, ये विद्यार्थियों को बताइए। सर काव्य शास्त्र मैंने सर आप ही की क्लासेस से पढ़ा था, नोट्स भी मैंने सर के ही यूज किए थे, लेकिन उनको मैंने कोरिलेट करके पढ़ा था। जब भी सर के एग्जाम्पल्स होते थे, तो जैसे रस निष्पत्ति सिद्धांत है, अलंकार है, छंद है, इन सब की मैंने बार बार प्रैक्टिस की, और उनको मतलब कि ऐसे ग्रहण करने की, जैसे रस पढ़ती थी तो ऐसा लगता था कि अच्छा इसमें ये रस है तो क्यों है, उसको जितना डीपली आप पढ़ोगे ना उतना, और वहां जब एग्जाम्पल आएंगे ना तो आपको अंदर से लगेगा कि नहीं इसमें तो यही रस होगा, ये है। और मैंने सारे सर के नोट्स ही पढ़े थे, उन्हीं से ही मैं अच्छा, इसमें सबसे मुझे लगता है कि फर्स्ट ग्रेड के परिप्रेक्ष्य में मैं बात कर रहा हूं, जो स्नातकोत्तर वाला जो पार्ट है काव्य शास्त्र का, उसमें जहां काव्य हेतु है, काव्य प्रयोजन है, रस निष्पत्ति है, जो स्नातकोत्तर में जो अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत है, कोलरिज का कल्पना सिद्धांत है, इसके लिए क्या तुमने कोई शॉर्ट नोट बनाए थे? यस सर, इनके मैंने। और वो शॉर्ट नोट जो थे, देखिए ये नोट्स की जो सबसे बड़ी ये पूछा जाता है विद्यार्थियों के मन में होता है कि हम आखिर नोट्स कैसे बनाए, तो उस नोट्स को बनाते समय तुम कैसे, नोट्स का तरीका क्या था, या बनाए ही नहीं, जो चीज थी वो बताओ। सर नहीं, मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे और इन्हीं को मैं बार बार रिवीजन करती थी, और इससे शॉर्ट फैक्ट नोट से का तरीका क्या था बेटा, ये पूछना चाहता हूं कि भाई मान लो कि तुम्हारे पास 5 पृष्ठ का एक सिद्धांत है, कोलरिज का कल्पना सिद्धांत है, वो कल्पना सिद्धांत 5 पृष्ठ का है, तो उसमें तुम कैसे डिसाइड करती थी कि ये वाली चीज महत्वपूर्ण है? सर उसमें मुझे ऐसा लगता था जो उसके संस्थापक थे, उनकी जो कृतियां थी, इन पर से क्वेश्चन बनेगा, अंदर से लगता था कि नहीं ये क्वेश्चन आना ही है, तो उनसे रिलेटेड जो मुझे लगता था उनके मैं शॉर्ट नोट्स बना लेती थी। फिर उसको मुझे लगा कि नहीं और डीपली जाना चाहिए, तो मैं एग्जाम्पल जो होते थे
उनको भी शॉर्ट रूप के रूप में लिख लिया करती थी सर। क्या इसमें पुराने प्रश्न पत्र जो थे सर, वो आए बहुत- थे वो तुमने क्या उसका सर बार बार उनसे रिवीजन किया है? हाँ, पुराने जो प्रश्न पत्र थे उनसे मुझे थोड़ा गाइडलाइन मिलती थी सर, पता चलता था कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाती है, आरपीसी कैसे क्वेश्चन पुटअप करती है, तो मैं उस अकॉर्डिंग अपने नोट्स बनाती थी सर। ओके, मैं एक बात कहना चाहूंगा सभी अभ्यर्थी जो मुझे सुन रहे हैं, हिंदुस्तान की चाहे आप किसी भी स्टेट की परीक्षा दे रहे हैं, मान लीजिएगा आप एमपी की दे रहे हैं, यूपी की दे रहे हैं, एच टेट दे रहे हैं, बिहार की बी टेट दे रहे हैं, या राजस्थान की कोई भी परीक्षा जो दे रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, तो हमें यह करना चाहिए कि संबंधित जो विषय है उसमें, मान लीजिएगा कि मैं सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा हूं, तो मुझे लगता है कि यूपी में जो टीजीटी में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो भी मेरे लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, एमपी में जो पूछे गए हैं वो प्रश्न महत्वपूर्ण हो सकते हैं, जो मुझे हरियाणा में पूछे गए हैं वो महत्वपूर्ण हो सकते हैं, बिहार वाले महत्वपूर्ण हो सकते हैं, जो भी हिंदी भाषी राज्य विशेष करके जो उत्तर भारत है, तो उसमें उन प्रश्नों का एक समूह बनाना चाहिए, और समूह बना करके उसको बार बार, जब आप एक ही, मान लीजिएगा कि आप जो है रस निष्पत्ति से संबंधित ये जो मैंने आपको बताया 10 परीक्षाएं जो होती हैं, उस 10 परीक्षाओं का मैं मेरे साथ चीजें ऐड करता जा रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि इसके साथ साथ कुछ और चीजें मैं आपको बता दूं। रस निष्पत्ति मान लीजिएगा कि ये एक टॉपिक है, और इस बिंदु से यदि आपने विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए यदि 50 से 60 प्रश्न यदि हम कर लेते हैं, तो हिना तुम्हें क्या लगता है कि ये पर्याप्त है? 50 से 60 प्रश्न यदि हम कर लेते हैं तो हमारी एक दृष्टि विकसित हो जाती है कि परीक्षा जो है उसमें किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं। क्या ये सही बात है? Yes, sir. तो ऐसा करना चाहिए, चलेगा। मित्रों, अब एक बात मैं ये जानना चाहूंगा कि हिंदी विशेष करके, चाहे आप सेकंड ग्रेड की तैयारी करें चाहे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें, गद्य और पद्य का पार्ट जो है वो बहुत बड़ा होता है, उसमें बहुत रचनाएं होती है। यदि हम कबीर की बात करें तो कबीर क्या, शायद मैंने कम से कम मुझे लगता है कि कबीर ग्रंथावली जो है, कबीर के जो आरंभिक 5 पद है, 20 उसके दोहे हैं, 20 या 25 पद दोहे में, थे सर, हाँ। तो ये जो है इसको पढ़ाने में कम से कम मुझे लगता है कि मैंने 50 से 60 घंटे का टाइम दिया। तो मुझे खुश करने के लिए नहीं बोलना है, जो वास्तव में तुमने जो किया है वो मैं जानना चाहता हूं ये, और ये तुम्हारी व्यक्तिगत राय है जो मुझे अच्छा लगेगा, तुम ईमानदारी से इसका उत्तर करोगी। ये 50 से 60 घंटे जो क्या हमने जो पढ़ाया था, क्या उसको पूरा पढ़ा था या नहीं पढ़ा? मैं एक जैसे कबीर ग्रंथावली की बात कर रहा हूं, क्या क्या था? सर कबीर ग्रंथावली में मैंने सबसे ज्यादा तो जो वर्ड का मीनिंग था ना, और सर वही क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया गया था, स्वान का मतलब क्या होता है, मैंने अधिकतर मीन जो था वर्ड का सतगुरु स्वान को हाँ, हाँ। सर वही क्वेश्चन में आ गया था। मैंने उस पे ज्यादा फोकस किया था कि उस पर्टिकुलर शब्द का मीनिंग क्या है, और मैंने पिछले जो इतने भी पेपर्स थे उनमें भी मैंने यही दिखाया था कि अधिकतर मीनिंग पे ही क्वेश्चन ज्यादा पुटअप किए जा रहे थे, तो मैंने वो अच्छे से तैयार किया था। फिर उसके बाद मुझे लग रहा था रामचरितमानस बहुत बड़ा है, इतना टाइम मैं उस पर वेस्ट नहीं कर सकती थी, आना एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन था, इसलिए मैंने अपना पूरा जो समय था वो मतलब कि अदर जो थे जिसमें नीचे निबंध थे उन पर अपना समय व्यतीत किया, ताकि मुझे ये लग रहा था मुझे ज्यादा से ज्यादा स्कोर में कहाँ से कर सकती हूँ, और जहां से कम क्वेश्चन पुटअप हो रहे थे और जो बड़ा लेंथी सिलेबस था उसको मैंने अवॉइड किया था सर। देखिए, एक सूक्ति है मैं आप लोगों के सामने रखना चाह रहा हूं, महाजनो येन गता सपंता, अर्थात महान जन जिस मार्ग का अनुसरण करते हैं उस मार्ग का अनुसरण करते हुए हम जीवन में आगे बढ़ते हैं तो सफलता मिलती है। एक इसने बहुत अच्छी बात कही कि भाई जैसे कबीर पढ़ रही थी, बालकांड जो है लिखा हुआ तो छोटा सा की है, उसमें जो है 5 ही अक्षर है, बालकांड, और पूरे तो 5 भी नहीं है, 4 ही है, लेकिन इसके अंदर जो है कितनी चौपाइयां, कितने दोहे, कितने हाँ, सोर्ट है, ये सब चीजें पढ़नी। तो इसका सबसे बेहतरीन तरीका जो हिना ने आपको समझाया वो ये है कि आपको एक आउटलाइन की, मैंने आपको कहा ना कौन से मार्ग, कौन सा पथ है जिस पर ये लोक सेवा आयोग चल रहा है किसी भी राज्य का, और कौन कौन से प्रश्न जो है, विशेष करके बात यह है कि इस अध्ययन जो है उसके साथ में जो है बार बार जो है प्रश्नों का रिवीजन करना बहुत आवश्यक है। अच्छा, एक बात बताइएगा, ये व्याकरण जो है ये जो है इतना कठिन नहीं है, और हम जानते हैं कि व्याकरणम मुखम स्मृतम, लेकिन व्याकरण के लिए तुम्हारी क्या रणनीति थी? सर व्याकरण के लिए तो मैं ये कहूंगी कि आपसे बेस्ट आई थिंक इंडिया में तो कोई नहीं होगा, और इंडिया की ही लैंग्वेज है हिंदी, तो वर्ल्ड में आपसे बेस्ट कोई नहीं है सर। तो जो प्रश्न मैंने बताए वो व्याकरण, साहित्य, काव्यशास्त्र, गद्य पद्य में क्या परीक्षा में मिले थे? यस सर, मुझे ऐसा लग रहा था कि 90% पेपर सर आपके एग्जाम्पल जो दिए गए थे उन्हीं पे बेस्ड था, और जहाँ सर मोस्ट इंपोर्टेंट कहते थे, मुझे लग रहा है कि पेपर, ऐसा लग रहा था आप ही पेपर सेटर थे सर। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, और ऐसा होगा जिस दिन मैं जो है वो विद्यार्थियों को पढ़ाऊंगा कभी नहीं। हाँ, और मैं तो और सर की मैंने हिंदी व्याकरण वाला और हिंदी प्रश्न अच्छा, वाला कौन कौन सी पुस्तकों का सहारा लिया था? वास्तव में जो पुस्तकें जो तुमने बार बार पुस्तकें पढ़ी वो कौन कौन सी पुस्तकें? मैंने सर की हिंदी व्याकरण प्रश्न वाला जो थी, इससे मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करती थी, और हिंदी व्याकरण वाला देखिए जो मित्रों, है, ये जो पुस्तक है ये बहुत बेहतरीन पुस्तक है। ये
इसको आप यूं मत मानिएगा कि किसी प्रचार के रूप में कह रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि जीवन में 20 वर्ष की जो साधना करी उसमें ये बहुत बेहतरीन पुस्तक है, हिंदी व्याकरण प्रश्नमाला, जो आप लोग देख पा रहे हैं। और इसी के साथ जो है हिंदी व्याकरण माला, ये पुस्तक जो है, ये ऐसी पुस्तकें हैं, ये 2 पुस्तकें यदि आप व्याकरण की पढ़ लेते हो उसके बाद कुछ है नहीं। एक देखिएगा, ये जो आप लोग देख रहे हैं हिंदी प्रथम श्रेणी, ये जो पुस्तक है ये अभी तो नया आ गया तुम्हारे पास, तो और इसको सुधार दिया गया है और इसको परिष्कृत रूप में जो है वो हमने कर दिया है। हिना, कुछ और प्रश्न जो है मैं जानना चाहता हूं तुमसे, ताकि ये जो सत्र जो हमारा है ये विद्यार्थियों के कहीं ना कहीं आगे जो ये नए विद्यार्थी जो हैं उनको प्रेरणा मिल सके। और इसलिए मैं तुमसे ये चाहूंगा कि आदर्शात्मक उत्तर नहीं देने, जो चीज हम वास्तव में जो हमने महसूस किया, जैसे हमने पढ़ा, वो चीजें होनी चाहिए। मित्रों, यहां मैं हिना से पूछना चाहूंगा, जो इसका फर्स्ट पेपर है, और विशेष करके देखिए 2nd ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है उसमें राजस्थान जीके और इंडिया पॉलिटी और राजस्थान की पॉलिटी और करंट जीके, ये वाला जो भाग है वो आता है। ये हिंदी की जो बारे में बात थी वो मुझे लगता है कि हमने कंप्लीट कर ली, और तुम्हें कुछ कहना है इसके बारे में? ओके, तो जो प्रथम प्रश्न पत्र है वो सबसे बड़ी दुविधा यह है, और मुझे ध्यान है कि ये मुझसे मिलने के लिए आई थी कोई 1 साल पहले, मुझे डेट नहीं पता, और उस दिन उसने सबसे पहले प्रश्न यही किया था कि सर मैं फर्स्ट पेपर को कैसे करूं। और ये मैं आपके भी मन की बात कर रहा हूं साथियों, क्योंकि प्रथम प्रश्न पत्र जो है उसमें 13 सब्जेक्ट है, 13 सब्जेक्ट है। देखिए, इसमें आप लोग जानते हैं कि इसमें आपको जो है गणित भी पढ़नी है, उसमें आपको जो है विज्ञान भी पढ़नी है, इसमें आपको जो है रीजनिंग भी पढ़नी है। इस प्रश्न पत्र में जो है वो आपको अंग्रेजी भी पढ़नी है, अंग्रेजी भी पढ़नी है। इस प्रश्न पत्र में जो है आपको समसामयिकी भी पढ़नी है। इस प्रश्न पत्र में आपको अर्थव्यवस्था, सही लिख रहा हूं मैं? Yes, sir. हाँ, वैसे मैं हिंदी का ही व्यक्ति हूं, तो हो सकता है कि कुछ गड़बड़ करूं तो तुम मुझे सुधार देना। तो अर्थव्यवस्था भी, इसमें जो है आप राजस्थान और भारत का भूगोल भी, और ये सब जो है 10-10 नंबर का पार्ट होता है सारा का सारा, ये मैनेज करना। इसमें इतिहास भी आपको पढ़ना है, इसमें स्वतंत्रता संग्राम भी जो पढ़ना है, भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी आपको पढ़ना है, ये तमाम चीजें जो है, और इसके साथ में साहित्य जो है, स्कूल प्रबंधन, सही है? यस सर। क्योंकि जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें तो जो है शिक्षा मनोविज्ञान आती है, और सेकंड में, और जो इधर वाला जो पार्ट है इसमें स्कूल प्रबंधन भी पढ़ना है। स्कूल प्रबंधन 30 मार्क्स का इसमें होता है। ये सब जो विषय है इसके बारे में एक बार बारीकी से विद्यार्थी जानना चाहते हैं कि ये कैसे तैयार किए। पहले तो ये बताओ कि इसमें जो है वो क्या रणनीति थी। आगे हम बात करेंगे हिना से, ये कैसे पढ़ती थी, कितने घंटे पढ़ती थी, कैसे टाइम को मैनेज करती थी, लेकिन इनको कैसे पढ़ा, इसकी क्या रणनीति क्या थी तुम्हारी? सर, फर्स्ट पेपर में तो मेरी रणनीति यही थी कि पहले तो मेरे को माइंड में यही था मेरे कि मुझे 40% से अबव मार्क्स लाने, क्योंकि गवर्नमेंट, क्योंकि अब की बार जो है इसमें एक 40% का जो बैरियर जो है साथियों वो लगा दिया गया था। और विद्यार्थी, क्योंकि क्या होता है ना कि टेस्ट मैच में हम देखते हैं कि उनके पास कोई जो है ओवर की कोई सीमा नहीं होती, कितना भी फेंक सकते हैं, लेकिन उसमें रन नहीं बनते, क्योंकि एक दबाव होता है, जाने क्यों। तो ये 40% कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन फिर भी विद्यार्थी जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हमारे मन में यही लगता है कि 40%, तो ये भी एक मन में पहली चीज मुझे जो लगता है वो इसने कही है। सर, सबसे पहले मुझे यही लगा था कि कैसे ना कैसे करके अपन को 60% मार्क्स इसके अंदर लेकर आने हैं। 60 का सोचा था, जब जाके फिर 40 पर पहुंचे होंगे, तो मैंने 60 का पहले यही माइंड में रखा था कि नहीं, मेरे को 60% की जितनी ही मेहनत करनी है। उसके लिए फिर मैंने देखा इंग्लिश में अपन स्कोर कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं था मेरा इंग्लिश, थोड़ा बहुत आता था, लेकिन साइंस और मैथ्स इसमें मैं पूरी 0 थी, तो मैंने इसको हाथ भी नहीं लगाया था, साइंस को और मैथ्स को। मैंने फिर अपना बाकी समय, अब मैंने सोचा कि 5-5% रीजनिंग सर इजी कोई कर लेता है, क्योंकि इतना टफ रीजनिंग इसका आता नहीं है, तो मैंने रीजनिंग थोड़ा बहुत पढ़ा था। फिर उसके बाद आर्थिक समीक्षा, मैं यही कहना चाहूंगी करंट जीके के अंदर अगर आप ज्यादा से ज्यादा अगर अपना समय दोगे तो आर्थिक समीक्षा, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन वहीं से पूछे जाते हैं। आर्थिक समीक्षा मैंने अच्छे से पढ़ी थी, मूवल गाइड और प्रतियोगिता दर्पण का मैंने सहारा लिया था। उसके बाद सर मैं ये कहना चाहूंगी कि जो आपका स्ट्रांग नहीं है जो पोर्शन, आप उसके पीछे मत पढ़ो, क्योंकि वहाँ एग्जाम में ऐसा ही होता है कि जो अपना स्ट्रांग नहीं होता अपन उसी को पढ़ते रहते हैं, वहाँ क्वेश्चन ऐसा आता है कि कंफ्यूज हो जाते हैं सर। तो मैंने साइंस और बैच पूरा छोड़ दिया था। फिर मैंने अपना पूरा जो समय अंग्रेजी क्या पढ़ी? इंग्लिश पढ़ा था सर मैंने थोड़ा, इसमें एक्टिव पैसिव वॉइस आर्टिकल्स वगैरह जो है नॉर्मल आ जाते हैं सर, तो इस हिसाब से मैंने वो पढ़ लिया था, और मुझे पता था ये राइट भी हो जाएंगे, इसमें इतना एफर्ट्स नहीं लगाने पड़े थे मुझे। उसके बाद मैंने
अपना राजस्थान का जो था वो बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग किया, पॉलिटी अच्छे से स्ट्रॉन्ग की थी, और इसी के बेसिस पे मेरा ये पेपर क्लियर हुआ था सर। अच्छा, तो समसामयिकी, हिना का ये कहना है कि देखिए सबसे बड़ी बात जो विद्यार्थी सुन रहे हैं साथियों, मैं कितना इसमें सफल हो पाऊंगा आप लोगों को प्रेरित करने में। वैसे तो आज हिना ही इसकी जो है एक तरह से मुख्य यूं कहूंगा कि सूत्रधारी का है, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि ये जो सब्जेक्ट है इसमें राजस्थान और लिख लेता हूं, राजस्थान का जो जीके है संपूर्ण, चाहे वो राजस्थान की अर्थव्यवस्था हो, राजस्थान की पॉलिटी हो, राजस्थान की कला संस्कृति आर्ट एंड कल्चर, तमाम सब्जेक्ट इसमें आते हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि 13 सब्जेक्ट देख करके हम लोग डर जाते हैं। एक सफल व्यक्ति क्या करता है कि उसको कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है और क्या पढ़ना है, ये आना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे आप पुस्तक भी पढ़ रहे हैं उसमें आपको छोड़ना आना चाहिए। और यहां पर जो हिना जो कह रही है वो कह रही है कि मान लो कि ये जरूरत नहीं है, वैसे ये स्वाभाविक सी बात है, जो आर्ट्स के विद्यार्थी होते हैं उसको गणित और विज्ञान में भूत ही नजर आता है बेटा, है ना। तो ये अंग्रेजी पे इसने हाथ लगाया, खैर ये अच्छी बात करी, लेकिन इसने बिल्कुल इसको छोड़ दिया। अर्थव्यवस्था को भी इसने किया है, भूगोल को, इतिहास को, जैसे इन 2-3 सब्जेक्ट को इसने पूरी तरह से एक तरह से यूं कहूंगा कि छोड़ दिया। तो छोड़ करके भी आप जो है छोड़ने की रणनीति भी आपको आनी चाहिए कि कौन सी चीज आपको छोड़नी है, कौन सी पकड़नी, क्योंकि हिंदी का अभ्यर्थी कोई है तो ये 10 नंबर की हिंदी तो आती है इसमें। हाँ सर। तो ये 10 नंबर मान लीजिए आपने यहां से कर लिए, बहुत बड़ी बात है। ये स्कूल प्रबंधन वाला एक शॉर्ट फॉर्मूला है, उसके बारे में कभी और एक वीडियो बनाऊंगा मैं, कि स्कूल प्रबंधन जो है उसको लेकर के उसको बहुत स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। उसको स्ट्रॉन्ग कर लिया, हिंदी को स्ट्रॉन्ग कर लिया, 40 नंबर तो आप लोगों के यही हो गए। उसके बाद में मुझे ये बताओ, मैं तुमसे ये जानना चाहता हूं, ये जो पार्ट जो था उसमें तुम्हें क्या मलाल रहा कि मैंने इसको बहुत पढ़ा था, लेकिन जो है मैं जब एग्जाम हॉल में गई तब इसमें से कौन सा पार्ट था जो तुम्हें धोखा दे गया कि भाई हाँ इसको मुझे इतना पढ़ा, इतना समय दिया, लेकिन मैं अपेक्षित जो है उसमें चीजें नहीं कर पाई? क्या कोई ऐसा विषय है? सर हाँ, मैंने पॉलिटी का करा था बहुत अच्छे से, कि मुझे लग रहा था कि पॉलिटी में मैं अच्छा स्कोर कर लूंगी, लेकिन थोड़े क्वेश्चन टफ पूछे गए थे सर, कुछ ज्यादा ही डीपली पूछ लिए गए। अच्छा, तो पॉलिटी जो है उसमें हिना का कहना है कि पॉलिटी, और निश्चित रूप से पॉलिटी के प्रश्न जो है साथियों आप लोगों ने देखा है, यूं लग रहा था कि जैसे पीएचडी करने वाले प्रश्न है। चलिए कोई नहीं, कुल मिलाकर के इस प्रकार की एक चीज भी हो सकती है। तो थोड़ा सा अगर आप मार्जिन लेकर के चलें कि मान लीजिएगा कि 150 नंबर का ये प्रश्न है और 300 प्रश्न पत्र है, 300 का सेकंड है, सही बोल रहा हूं? हाँ सर। तो इस 150 में से जो है आप मान लीजिएगा कि आप 40 नंबर के छोड़ रहे हैं, 110 नंबर आपके पास है, 110 का आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, और इसमें आपको 60 नंबर चाहिए। कितने चाहिए? 60 ही चाहिए भाई। नंबर के हिसाब से यदि हम बात करें तो 60 मार्क्स जो है वो एटलीस्ट इसमें होने चाहिए। अब ये 60 मार्क्स 110 में से लाना, इसमें कोई जैसे ये पॉलिटी की बात कर रही है, तो कम से कम ये कहना चाहूंगा कि 110 नंबर का जो पार्ट जो आपके पाठ्यक्रम में है उसको आपको बहुत अच्छे से तैयार करना चाहिए। इसके लिए समसामयिक के लिए मूमल और क्या बताया था, प्रतियोगिता दर्पण, और क्या इकोनॉमिक्स के लिए आर्थिक समीक्षा सर। आर्थिक समीक्षा। ये भूगोल, इतिहास, राजस्थान जी के कहां से पढ़ा, क्या था, कोई पुस्तकें थी, क्या था? सर मैंने राहुल चौधरी सर से पढ़ा था। ओके, राहुल चौधरी हैं, उसने जो मैया पाठशाला से जुड़े हुए हैं और उन्होंने ये पढ़ाया। स्कूल प्रबंधन में क्या पढ़ा था, कौन सी कोई एक मानक पुस्तक जो तुम प्रश्न पत्र देकर के आई, तुम्हें लगा कि हाँ ये ज्यादा अच्छी थी? सर स्कूल प्रबंधन की मेरे पास ओल्ड बुक्स थी, मैंने उन्हीं से तैयारी की थी। कोई एक बुक का नाम बताओगी? सर प्रभात की थी मेरे पास। हाँ, प्रभात की। चलिएगा, अब ये एक बार जो है इसमें एक जो है मैं चाहता हूं कि अब की बार कुछ इस प्रकार की एक रणनीति जो है ये आनी चाहिए, क्योंकि मैं बहुत सारे विद्यार्थियों को देख पा रहा हूं मित्रों, मैया पाठशाला से करीबन 300 साथी उत्तीर्ण हो रहे हैं, जो अभी तक मेरे पास सूचना है। और 10 तारीख को एक बड़ा प्रोग्राम हम कर रहे हैं यूट्यूब पर, आप सभी साथी तैयार रहेंगे, और इस प्रकार कई चरणों में ये कार्यक्रम जो है चलते रहेंगे, ताकि ये जो सफल अभ्यर्थी हैं वो आप तक अपनी मन की बात पहुंचा सके। ये प्लेटफॉर्म का एक जो है दायित्व भी बनता है। तो स्कूल प्रबंधन एक ऐसा विषय है जिसको यदि आपने अच्छे से कर लिया तो मुझे लगता है कि आप सफलता के और नजदीक हो सकते हैं। अच्छा हिना, एक बात बताओ, ये फर्स्ट पेपर की बात हो गई, इसके साथ में तुमसे ये जानना चाहूंगा कि एक विद्यार्थी, हर विद्यार्थी ये जानना भी चाहता है, और जो वास्तव में तुमने किया है वैसे तुम्हें बताना है कि तुम्हारी क्या रणनीति थी और कितने घंटे पढ़ती थी, कितने घंटे पढ़ाई जो है वो रोज करी, या ऐसा कोई परफॉर्मा नहीं था? यस सर, नहीं ऐसा नहीं था सर। कभी ऐसा होता था कि काम भी आ जाता था सर, एक लेडी को तो मैनेज करना थोड़ा मुश्किल भी होता है। ऐसा नहीं कह सकते कि मैंने डेली 10 घंटे पढ़ाई की या मैंने डेली 5 घंटे पढ़ाई की। कभी ऐसा होता था कि मैं 10 घंटे भी कर लेती थी, कभी ऐसा होता था कि मुझे 2 या 3 घंटे भी मिल पाते थे पढ़ने के लिए, लेकिन जितना टाइम मिलता था मैं फुल डेडिकेशन के साथ पढ़ती थी सर। एक चीज को कितनी बार रिवीजन किया है? सर मैंने लिख लिख कर रिवीजन किया। मेरी क्या स्टार्टिंग से क्या प्रैक्टिस यही रहा है कि मुझे
वर्बली नहीं, मुझे ऐसा लगता है मैंने लिख दिया ना तो मुझे याद है, तो सर मैं हमेशा लिख लिख के ही पढ़ाई की है मैंने। तो एक बार वीडियो देखती थी, पुस्तक देखती थी, फिर हाँ, अपनी फिर चीजों उसके को बाद अपनी चीजों को जो मुझे लगता था उनको मैं, फिर जब मैं एग्जाम हॉल में बैठती थी ना तो मुझे वो पेपर याद आता था कि मैंने शायद इस पेपर पे ऐसा कुछ लिखा था। ये रहता है सर। चलिए मित्रों, एक और रोचक बात बताता हूं। मैंने आपको कहा कि हिना बहुत प्रतिभाशालिनी अभ्यर्थी है, मैं ऐसा मानता हूं, क्योंकि आज के जमाने में 5-5 परीक्षाएं, एसओ, ग्राम विकास अधिकारी, थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, आरएस प्रीलिम्स में सिलेक्ट अभी चयनित है इस समय, और मेंस की तैयारी भी ये कर रही है, उसके बारे में बात करूंगा। लेकिन एक अभी जब मेरी 5 मिनट की इससे बात हुई तो एक चीज जो शायद मुझे अपेक्षा नहीं थी इससे, ये प्रौढ़ बच्ची मानता हूं मैं इसको, लेकिन इसने मुझे कहा कि सर मुझे एग्जाम हॉल जो है उसमें एक गड़बड़ हुई थी। तो ये एग्जाम हॉल का जो प्रेशर जो है वो किस प्रकार हैंडल करना चाहिए जब तुम्हारे पास, तुम्हें क्या पहले ग्राम सेवक का रिजल्ट आ गया था? सर रिजल्ट आ तो गया उसके पहले एक जॉब तुम्हारे पास थी, तो उसके बावजूद ऐसी कौन सी चीज थी और तुमने क्या गलती करी वहां एग्जाम हॉल में जाकर के, जो क्या विद्यार्थियों को क्या कहना चाहोगी? इस बार ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ सर। फर्स्ट बार ऐसा हुआ कि एग्जाम हॉल में 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो मेरे राइट थे, मैंने उनको बुकलेट पे टिक कर दिया, लेकिन मैं ओमर शीट पे उन पर ब्लैक गोला करना भूल गई। ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। अगर शायद ये मैं अच्छा करती तो मेरा आज रैंक और अच्छा होता। तो मैं ये कहूंगी इतना प्रेशर में नहीं आना है, रिलैक्स होकर पेपर देना है। अपन जितना बर्डन लेके पेपर आखिर देंगे। कैसे छूट गया था, मतलब तुमने क्या किया था? हालांकि मैं बहुत बार रणनीति के वीडियो तो नहीं लाता, लेकिन हाँ इस प्रकार की कुछ चीजें मैं आपको बता चुका हूं कि प्रश्न पत्र जब हम समाधान करते हैं, जो समय होता है उस टाइम 3 घंटा जो है आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसको हम कैसे मैनेज करें, कैसे करें, ये सब चीजें मैं आपको बता चुका हूं। लेकिन क्या गलती करी थी और तुम्हें बाहर निकली? और मैं कई बार आपको बोलता हूं ना कि बाहर निकल के ऐसे मत बोलना ओले, तो ये ओले जो तुमने बोली है और फिर भी तुम्हारा चयन हो गया, वैसे प्रकृति के नियम के तो विरुद्ध है ये, है ना? लेकिन फिर भी चलो तुम्हें बहुत आशीर्वाद कि तुम यहां पहुंच गई। ये बहुत बड़ा ब्लंडर था एक तरह से, ये छोटी मोटी गलती नहीं थी। 10 प्रश्न जिसने जो इसके सही थे, फिर भी उसके बावजूद इसका चयन हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है। खैर, लेकिन क्या गलती क्या की थी तुमने सर? उस टाइम जब मैं विद्यार्थियों को ये बताइए कि मतलब क्या तुमने जो गलती करी थी वो आखिर क्यों ऐसे हुआ था तुम्हारे साथ? ऐसी गलती तो मेरे ख्याल से तो कोई स्टूडेंट नहीं करता है। ये हो सकता है कि बबल ब्लैक करने में ऊपर नीचे हो जाता है, ये तो मोस्टली हर स्टूडेंट करता है। लेकिन जो मेरे साथ हुआ है शायद ये एक मैं ही थी कि क्वेश्चन को बुकलेट पे टिक करने के बाद ओमर शीट पे नहीं बबल फिल कर पाई मैं। और शायद हो सकता है उस टाइम मेरे माइंड में क्या चल रहा था सर, मुझे आने के बाद पता चला कि क्या हुआ है। लेकिन मैं यही कहूँगी कि जब भी बबल्स आप ब्लैक करोगे, बहुत सोच समझ के, बहुत ध्यान से आपको वो बबल को ब्लैक करने हैं। और ऐसा नहीं है कि डिप्रेशन में एक क्वेश्चन पढ़ने के बाद अगर अपन हैंड टू हैंड उसको मतलब कि मैच करके पढ़ेंगे ना, गलत होने की संभावना ना के बराबर होगी सर। तो तुम ये कहना चाह रही हो कि जैसे ही कोई प्रश्न का यदि सटीक उत्तर और ये 100% कंफर्म है कि हाँ यही उत्तर है, तो उसी समय भर देना सर चाहिए? हैंड टू हैंड नहीं, कितनी बार ऐसा होता है जिसमें अपन सटीक समझते हैं ना, वो भी कभी मैं wrong हो जाता है यही सर। जानना चाह रहा था। यदि ये बोलती हाथों हाथ तो मैं उसमें चेंज करता, संशोधन करता, ये नहीं बात सही सर, है। हैंड टू हैंड कभी फिल नहीं करना चाहिए। आपने पहले एक राउंड में पूरे क्वेश्चन पढ़ दिए ना, उसके बाद मैंने क्या करा था, फर्स्ट सेकंड पेपर की बता रही हूँ मैं। फर्स्ट राउंड में मैंने जितने भी क्वेश्चन करे थे उनको बबल करने से पहले भी मैं उस क्वेश्चन को दोबारा रीड करती थी, तब मुझे लगता था नहीं इसका आंसर ये नहीं ये है। ऐसे मैंने 3 या 4 क्वेश्चन राइट किए हैं सर, नहीं तो मेरे वो रॉन्ग हो जाते अगर मैं फर्स्ट टाइम में उनको फिल कर देती तो। चलिए, तो साथियों ये थी हिना की एक बहुत शानदार कहानी, एक ऐसी सफलता की कहानी जिसने इस समय का जो दौर जो चल रहा है उसमें, चाहे नौकरी कोई भी हो वो छोटी मोटी नहीं होती साथियों, चाहे वो 4th क्लास की हो, चाहे वो आईएएस की नौकरी हो, चाहे आरएस की नौकरी हो, या प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है श्रद्धा और लगातार लगे रहना। पूरे हम जो है हमारा जो यूं कहूंगा अस्त्र शस्त्र जो है वो क्या है, हमारे पास कौन कौन से आयुध हैं, हम कौन से हथियारों का उपयोग करें, कौन सी सामग्री का प्रयोग करें, किस प्रकार से पढ़ें, किस एटीट्यूड से पढ़ें, ये सब चीजें जो है हिना जितना मुझे लगता है कि बहुत ईमानदारी से आप लोगों के सामने रख पाई है। मैं हिना को बहुत आगे के जीवन के लिए खूब शुभकामनाएं देता हूं कि आगे की जो परीक्षाएं जो हैं उसमें भी ये सफलता अर्जित करेगी। साथियों, संप्रति हिना का चयन जो है वो आरएस प्रीलिम्स परीक्षा, और अब की बार प्रीलिम्स की मेरिट बड़ी जबरदस्त रही है, तो आरएस में इसका जो है प्रीलिम्स हो गया है और अब ये मेंस की तैयारी जो है वो करना चाहती है। तुम्हारी क्या रणनीति है और कितना विश्वास है कि तुम ये परीक्षा कर लोगी? मैं तो ये कहूंगी सर, अगर आपका साथ रहा ना तो डेफिनेट मैं ये भी क्रैक कर जाऊंगी। क्योंकि मुझे मोटिवेशन जो है मुझे सर से मिलता है और जिंदगी में ये
हर बार हर इंसान के साथ होता है। हर इंसान एक दिन पढ़ता है, दूसरे दिन नर्वस होता है, पता नहीं होगा या नहीं होगा। लेकिन उस टाइम पीरियड में आपको कोई पुश करने वाला, आपका एक सच्चा अगर गुरु आपके साथ है ना, वो आपको हमेशा मोटिवेट करेगा और उन्हीं के ही मोटिवेशन से ही आप आगे बढ़ पाओगे। मैं तो साथियों आपको यही कहना चाहूंगी कि एक गुरु आपके जीवन में ऐसा होना चाहिए जो आपको शायद जमीन से आसमान पे पहुंचा सके। बस चलिए, ये तो जो है आपकी महत्ता है, कर्ता स्वयं है। जब लगातार वो मेहनत करता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। मेरी बहुत शुभकामनाएं। और एक जाते जाते एक प्रश्न जो मेरे मन में है, मैं 20 साल हो गई जो है सरकारी नौकरी करते हुए, और मैंने कभी ये नहीं सोचा कि जो है मैं अभी रोजगार लग गया हूं। मैं लगातार हरनिश पढ़ता रहा हूं, पढ़ाता रहा हूं। मान लीजिएगा, मेरी बहुत शुभकामनाएं, तुम एसडीएम बन जाओ और मैं तुम्हें इसी प्लेटफॉर्म पे वापस तुम्हारा इंटरव्यू लूं। लेकिन एक जो है चीज मैं तुम्हें कहना चाहूंगा, यदि तुम शिक्षक ही रही और प्रथम श्रेणी रही, तो हिंदी के लिए क्या करने वाली हो मन से, क्योंकि ये एक मंच, सार्वजनिक मंच है। और मैं हिंदी को उतना ही प्रेम करता हूं जितनी अपनी मां से करता हूं, जितना जननी से करता हूं। और ये होना ही चाहिए। भाषा के बिना मनुष्य के पास कोई दूसरा कोई चीज ही नहीं है। ये भाषा ही मनुष्य को मनुष्य बनाती है। तो इसके लिए जो है तुम कोई संकल्प ले रही हो, यदि ले रही हो तो उसको निभाना भी है। मैं यही चाहूंगा, तुम मेरी बेटी के समान हो, तो कि वास्तव में संकल्प यदि ले रही हो तो उसको निभाना भी है। फिर सर मुझे लगता है कि आज हिंदी को जो सम्मान मिलना चाहिए ना, वो नहीं मिलता है। आज आप कहीं पर भी जाओगे, इंटरव्यू फेस करने जा रहे हो, हर जगह जा रहे हो, या कहीं पर भी पहले प्रायोरिटी इंग्लिश को दी जा रही है। मैं चाहती हूँ कि नहीं, हिंदी का जो सम्मान है वो हिंदी को वो मिलना चाहिए। सर चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं साथियों, बहुत बहुत आशीर्वाद। बहुत प्रसन्न हूं, आज आह्लादित हूं कि ऐसी सफलताएं जो हैं बहुत सारे घरों में आए। और आप लोग जो हैं आगे की जो परीक्षाएं जो हैं उसके लिए बहुत श्रद्धा भाव से आपको लगना है। कुछ चीजें और हम अन्य अभ्यर्थी जो होंगे उसके लिए बचा के रखी है। थोड़ा लंबा इंटरव्यू हो गया है, लेकिन मुझे लगता है कि ये आपके लिए कारगर साक्षात्कार साबित होगा, जिसके माध्यम से आने वाली जो परीक्षाएं हैं उसमें आप एक नए सिरे से चिंतन और नए सिरे से एक रणनीति बनाने में आप सफल हो पाएंगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते, धन्यवाद।